मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार पांडे आप लोगों के सामने कक्षा 10 संस्कृत का सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं। सभी लोग समझिए, आपके यहाँ जो संस्कृत साहित्य है, इस साहित्य के 4 पार्टीशन है। पहला है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है अखंड कौमुदी और चौथा है व्याकरण, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। अब बात इसमें यह है कि अभी इस कोरोना महामारी के पहले बहुत सारे चैप्टर्स थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि ये दिन प्रतिदिन जो है महामारी से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं और विद्यालय नहीं चल पा रहा है, इसलिए 30% की कमी की गई है। अब 30% की जो कमी की गई है उस पाठ को हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। जो आपको पढ़ना है इस सत्र में उसको लिखा गया है। इसमें पहला जो है वो गद्य है और गद्य में पहला पाठ है प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः कवि कुल गुरु कालिदास। कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कवि कुल गुरु कालिदास जी माने जाते हैं। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कवि कुल गुरु कालिदास जी का जो चैप्टर है वो प्रेरणास्पद चैप्टर है। इसमें उनकी संपूर्ण रचनाओं के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारियां और उनके कृतित्व और कवित्व और व्यक्तित्व के विषय में भी वर्णन किया गया है। तथा दूसरा पाठ जो है वो आता है द्वितीय पाठः उद्भिज्य परिषद। द्वितीय पाठः उद्भिज्य परिषद। उद्भिज्य परिषद का अर्थ होता है वृक्षों की सभा। वृक्षों की सभा। तो अब मनुष्य का जो अत्याचार है वो बहुत बढ़ गया है। अब इन अत्याचारों से आलोचना जो कर रहा है मनुष्य की, पेड़ पौधे जो हैं, इनमें से एक नायक है। उस नायक का नाम है पीपल देव। और वह पीपल देव जिसको अश्वत्थ कहते हैं संस्कृत में, वह संपूर्ण अपने जंगल के छोटे छोटे पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को सबकी एक सभा बुलाता है और उस सभा में एक विषय रखता है, मनुष्य की आलोचना का विषय कि मनुष्य कितना जो है स्वार्थी, कितना जो है घृणित कार्य करने वाला हो गया है संसार में। उससे अच्छे तो कहीं हम लोग ज्यादा हैं, बढ़िया हैं, जो कि लोगों को फल फूल भी देते हैं, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, हर प्रकार से उनकी हम मदद करते हैं। लेकिन बदले में मिलता क्या है हम लोगों को? कुठाराघात होता है, उठानी से आकर काट दिया जाता है। तो आदि चीजों की चर्चा इस उद्भिज्य परिषद में वृक्षों की सभा में की गई। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है आपके यहाँ सिलेबस में नैतिक मूल्यांकन। नैतिक मूल्यांकन। नैतिक मूल्यांकन मतलब होता है नीति रूपी मूल्य, नीति के मूल्य। नैतिकता क्या है? नयनम नीति, आगे बढ़ाना ही नीति है, आगे ले जाना। नयनम नीति अर्थात आगे ले चलना ही नीति कहलाती है। नैतिक मूल्यों की चर्चा, विस्तृत चर्चा जो है इस पाठ में की गई। इसके बाद चौथा पाठ आता है विश्व कवि रविंद्र। विश्व कवि रविंद्र बांग्ला भाषा के कवि रविंद्र जी, जिन्होंने जनगण मन भारतीय राष्ट्रगान की रचना की है, ऐसे रविंद्र जी के विषय में, उनके साहित्य के विषय में, उनकी प्रतिभा के विषय में, उनकी शिक्षा के विषय में वर्णन इस चैप्टर में किया गया है और चैप्टर में 3 पाठ किए गए। इसके बाद पंचमा पाठ है कार्यम व साधेयम देहम व पातकेयम। कार्यम व साधेयम देहम व पातकेयम। या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या अपना शरीर नष्ट कर दूंगा। ये वीर शिवाजी का एक अनुचर है रघुवीर सिंह, जो सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है एक आवश्यक पत्र को लेकर के।
उसी का वर्णन किया गया है कि एक राजा जब इतना पराक्रमी और वीर हो सकता है तो उसका सेवक, उसका अनुचर क्यों नहीं हो सकता है। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करता हुआ वह अपने कार्य से विरमित न होता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अगला चैप्टर है अष्टावक्र। आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य जी वैदिक धर्म की स्थापना करने वाले ऋषि रहे हैं और इस चैप्टर में उनके जीवन वृत्तांत की थोड़ी सी कथा जो है वो दर्शाई गई है। और इसके बाद सप्तमः पाठ आता है, अर्थात सातवां पाठ संस्कृत भाषायां गौरवम, संस्कृत भाषा का महत्व। इसका मतलब संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, आदि सब यह इस पाठ में दर्शाया गया है। इसके बाद अष्टमः पाठ आता है। अष्टमः पाठ मदन मोहन मालवीय, मूर्धन्य विद्वान मनीषी और श्रेष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन मालवीय जी के विषय में इस पाठ की चर्चा की गई है। अब यह रहा गद्य का जो सिलेबस है, इसमें आपके यहाँ 8 पाठ, पहले 11 पाठ थे। इसके पहले वाले सत्र में 11 पाठ थे, अब 30% काट करके 8 पाठ कर दिए गए। अब आगे अगला आएगा पद्य। इस पद्य में प्रथमा पाठ लक्ष्य वेद्य परीक्षा। पहला पाठ है लक्ष्य वेद्य परीक्षा। अब इस लक्ष्य वेद्य परीक्षा का मतलब होता है लक्ष्य, निशाना। वेद्य माने भेजने के लिए, परीक्षा माने एग्जाम, परीक्षा लेना। निशाने का एग्जाम अर्थात परीक्षा लेना, लक्ष्य वेद परीक्षा। अब गुरु द्रोणाचार्य जो थे, गुरु द्रोणाचार्य जी अपने कौरवों और पांडवों सभी शिष्यों को ले जाकर के एक परीक्षा लेते हैं। पेड़ पर बनावटी गिद्ध, पेड़ पर बनावटी गिद्ध रख देते हैं, गिद्ध जिसको बोलते हैं, इसको गिद्ध कहते हैं। और उस गिद्ध को रख देते हैं और सभी से कहते हैं कि आप सभी लोग इसमें निशाना लगाइए, एक करके आइए। तो अब उसमें जो भी उसकी गर्दन को काट कर गिराएगा, उसी से वो गुरु प्रसन्न होंगे और वो गुरु उनको जो है आशीष अपना प्रदान करेंगे। अब बात आई कौरवों की, पांडवों की। तो कौरव और पांडव एक एक करके क्रमशः गए। तो गुरु जी ने बार बार वही पूछा प्रश्न कि ये बताइए कि आपको गिद्ध दिखाई दे रहा है, वनस्पतियां दिखाई दे रही, शव दिखाई दे रहे हैं, हम भी दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, निशाना भी हमारा दिखाई दे रहा है, आप भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, सब लोग पुनः मुझको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक के बाद एक सब लोगों ने ऐसा ही कहा। जब अर्जुन की बारी है तो अर्जुन से पूछे गुरु द्रोणाचार्य जी, वही क्वेश्चन दोहराया। तो अर्जुन बोले कि हे गुरु जी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझको सिर्फ टारगेट दिखाई दे रहा है, उद्देश्य मेरा क्या है, मुझको जो आदेश किया गया है वही उतना दिखाई दे रहा है, उसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु जी प्रसन्न मन से बोले एवं मस्तु शिष्य, अपने बाणों को चलाओ। इस तरह से अर्जुन ने अपने तोड़े से बाण निकाल करके सीधे छोड़ा और जब जैसे छोड़ा वैसे ही वो छुरे के धार के समान जो तेज थी उसमें, उससे वो गिद्ध का सर कट गया और कटकर नीचे आ गिरा। जब नीचे गिर पड़ता है तो दौड़कर गुरुजी अर्जुन को अपने गले से लगा लेते हैं। इस प्रकार से सबकी भर्त्सना करते हुए अर्जुन की प्रशंसा करते हैं गुरुजी। तो यहाँ पर इसी पाठ के विषय में लक्ष्य भेदन का वर्णन किया गया है। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ सूक्ति सुधा। सूक्ति, सुधन उक्ति, अच्छी बातें, अच्छे कथन, अच्छे विचार। सुधा माने अमृत, अच्छे विचार रूपी अमृत जो नीति शतक से है, हितोपदेश से है, मतलब जहां जहां से जो जो नैतिक ग्रंथ हैं, इन नैतिक ग्रंथों से जो हमारे लिए आवश्यक कार्य को संपादित करती हैं, हमारे जीवनचर्या को अत्यधिक रूप में एक नए सन्मार्ग की ओर ले जाने का जो नया रास्ता दिखाती हैं, वो सारी
तृतीय पाठ शांति सौख्यम। शांति सौख्यम में सरसैया पर लेटे हुए, अब आप कहोगे सरसैया क्या है, तो सरसैया का मतलब होता है बाण। बाण जो है विधा हुआ है, भीष्म पितामह विधे हैं, अर्जुन ने मार दिया है, और उस बाण पर लेटे हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सहनशीलता का सुख जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए सदैव सहिष्णु बनिए। आपने सदैव सहन किया है, इसलिए आपको इसका लाभ भी मिल रहा है। इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। इसके बाद है विद्यार्थी चर्या। विद्यार्थी चर्या, अब इस विद्यार्थी चर्या में जो चतुर्था पाठ विद्यार्थी चर्या है, इसमें विद्यार्थियों के लक्षण बताए गए हैं कि विद्यार्थियों को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लक्षण हैं, 10-12 श्लोक में इसके लक्षण दिए गए हैं। जब हम पाठ पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल श्लोक का अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। तो उसके बाद पांचवा पाठ है गीतामृतम। गीता का अमृत। गीता का अमृत भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया था कौरव और पांडवों के युद्ध में, जो कुरुक्षेत्र युद्ध होने को था, तो ऐसे समय में अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, कह रहे थे मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वचन दिया, तो अर्जुन का मोह भंग हुआ। जब अर्जुन का मोह भंग हुआ तब जाकर के युद्ध समाप्त होता है। इस प्रकार पंचमा पाठ गीतामृतम है, और ये 2 पाठ हुए। अब इसमें 5 पाठ ही अब पढ़ने हैं आपको। पहले 7 पाठ पढ़ने थे, अब सिलेबस में मात्र 5 पाठ आपको पढ़ने। तीसरा पाठ जो आता है वो कथा नाटक कौमुदी से। कथा नाटक कौमुदी में पहला पाठ है, प्रथमा पाठ महात्मा संस्मरणानि। महात्मा संस्मरणानि अर्थात महात्मा गांधी जी की यादें, महात्मा गांधी जी के जो कार्य रहे हैं उन कार्यों को पुनः याद करना। संस्कृत में लिखा हुआ पूरा पाठ है, और इस पाठ की जो कथा है उस कथा को हम डीपली बताएंगे। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। किसी का भी, इसमें जितने पात्र हैं उसमें से किसी का भी आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में ही प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके उत्तर संस्कृत में ही लिखने होंगे। द्वितीय पाठ, दूसरे पाठ का नाम है कारुणिको जीमूतवाहन। करुणावान जीमूतवाहन, करुणा से परिपूर्ण जीमूतवाहन की कथा जो है इसमें दर्शाई गई है। और तृतीय पाठ, तीसरा पाठ यौतुक पाप संचय। तीसरे पाठ में यह बताया गया है कि दहेज लेना, दहेज से इकट्ठा किया गया धन जो होता है वह पाप इकट्ठा करना होता है, इसलिए दहेज न लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। चतुर्था पाठ भोजस्व चिकित्सा। चौथा पाठ है आपके यहाँ सिलेबस में भोजस्व चिकित्सा। राजा भोज, एक बार की बात है कि राजा भोज के कपाल में मछली प्रवेश कर गई स्नान करते हुए। अब मछली चली गई कपाल में, अब दर्द होने लगा। कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई कार्य ही नहीं कर पा रहा है, मछली निकले कैसे। तो राजा इंद्र देवलोक से अपने 2 चिकित्सक को भेजते हैं, डॉक्टर वैद्य जिसको बोलते हो, डॉक्टर बोलते हो, उनको संस्कृत साहित्य में वैद्य कहा जाता है। तो उनको दोनों को भेजते हैं। उनका नाम है, एक का नाम अश्विनी है, दूसरे का नाम कुमार है। अश्विनी और कुमार जिनके पिता का नाम है भगवान सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव की ही दोनों संतानें थी, अश्विनी और कुमार। ये दोनों चिकित्सक, महान चिकित्सक हुए। तो ये आकर के राजा भोज की चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं। राजा भोज धारा नगरी का राजा है। ये आपके यहाँ सिलेबस में 4 पाठ कथा नाटक कौमुदी से आपको पढ़ने हैं, जबकि इसमें 6 पाठ थे और 2 पाठों को यहाँ
इसे हटा दिया। अब व्याकरण की बारी है। लास्ट टॉपिक आपके यहाँ सिलेबस में व्याकरण। व्याकरण में पहला चैप्टर जो है आपके यहाँ प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रत्याहार क्या है, इसका जो प्रत्याहार बनता है वो कैसे बनता है, माहेश्वर सूत्र जो है वो क्या है, इसके विषय में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और दूसरा चैप्टर है व्यंजन संधि, संधि चैप्टर है। और इस संधि में आपको 2 संधि पढ़ना है, स्वर संधि आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 2 ही ऐसी संधियां हैं जिसको आपको पढ़ना है। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत मौनोनुस्वार अनुस्वार से यही परस्वर्ण 2 पार्ट। व्यंजन संधि का जो 2 पार्ट है मौनोनुस्वार और अनुस्वार से यही परस्वर्ण, इन दोनों को पढ़ना है। और विसर्ग के अंतर्गत ससुजुसोरु अतोरोर प्लुता तप्लुते हासिच्य, ससुजुसोरु अतोरोर प्लुता तप्लुते हासिच्य, इतना 3 इसमें पढ़ना है। इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो प्रत्यय है। प्रत्यय संस्कृत में ही है, और हिंदी वाला प्रत्यय और उपसर्ग तो अलग चीज है, और ये संस्कृत में ही संस्कृत का लिखा जाएगा। अक्त प्रत्यय है, अक्तिन है, अक्तवधु है, अक्त्वा है, ल्यप है, सत्रि है, शानच है, तून है, मतुप है, छक है, त्वा है, तल है, ताप है, अनियर है और इन प्रत्यय है। इतने सारे प्रत्यय को हाई स्कूल की परीक्षा में देखना अनिवार्य है। इसके बाद शब्द रूप और धातु रूप, ये तो कंपल्सरी है। हिंदी में भी शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत वाला ही, और संस्कृत में संस्कृत वाला ही पढ़ाई है। इसके बाद कारक और विभक्ति परिचय। कारक और विभक्ति परिचय में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक उसमें कुछ बीच बीच के सूत्र छोड़ दिए गए हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि फला फला सूत्र छूट गया है, बाकी सारे सूत्र आपको रिवाइज मतलब पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो अनुवाद है। अगला टॉपिक अनुवाद है। अब इस अनुवाद हिंदी में रहेगा, इस अनुवाद को आपको संस्कृत में करना है। जैसे हिंदी में आता है तो आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हो, राम जाता है, राम जाता है आपने ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, और उसी का आप संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे, अनुवाद करोगे, जिसको हम ट्रांसलेट कहते हैं उसको हिंदी में अनुवाद कहते हैं। अब अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे संस्कृत में, वह जाता है तो सहगच्छति हो जाएगा, वह जाता है सहगच्छति हो जाएगा, और वह जाता है अंग्रेजी में हो जाएगा ही गोज हो जाएगा, और यहाँ पर सहगच्छति हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ने के लिए, अनुवाद पढ़ने के लिए जितने सारे टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, कम से कम 10 टॉपिक्स अनुवाद पढ़ने के लिए आपको बताए जाएंगे। उन 10 टॉपिकों का आप अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेंगे तो आपको अनुवाद करने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितने हार्ड से हार्ड अनुवाद। अगला चैप्टर है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन का मतलब होता है कि वाणी जो आप बोले हो, जो वाक्य लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा है, इस वाक्य में कुछ कमी रहेगी और उस कमी को आपको पूरा कर देना है। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप जानते हैं, अंग्रेजी में नरेशन जानते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जैसे वह जा रहा है, उसके द्वारा जाया जा रहा है, जाया जाता है, वह फल खाता है, उसके द्वारा फल खाया जाता है। यही है वाच्य परिवर्तन। अब इसी को हम संस्कृत में ट्रांसलेट करते चले चलेंगे और बात करते चले जाएंगे, अपने आप वाच्य परिवर्तन बनता चला जाएगा। इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन है। और अगला चैप्टर है निबंध। निबंध है अगला चैप्टर। अब निबंध की बात आई तो निबंध सिर्फ आपको 8 लाइन लिखना है। जो टॉपिक आपको दिया जाए
उस टॉपिक से 8 पंक्तियों का निबंध लिखा जाना है और साथ 8 नंबर का भी आता है, 8 नंबर का एक लाइन का निबंध, एक नंबर। अगला और लास्ट जो टॉपिक है आपके यहाँ संस्कृत साहित्य का, वो टॉपिक है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द, अव्यय, उपसर्ग आदि कुछ दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको उसी के अकॉर्डिंग पूरा वाक्य बनाना है संस्कृत में कि उसका पूरा का अर्थ आ जाए, तब ये वाक्य प्रयोग माना जाएगा। और 5, 8 आता है या 7 आता है जिसमें से 5 का वाक्य प्रयोग करना पड़ता है, 5 नंबर का आता है वाक्य प्रयोग। इस प्रकार से संस्कृत साहित्य कक्षा 10 का जो सिलेबस होता है यहाँ पर ये होता है। सभी बच्चे अच्छे ढंग से इसको चाहे नोट कर लेंगे और चाहे जो है इसका वीडियो डाउनलोड करके अच्छे ढंग से उसको देख लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, या जिसके पास किताब हो ऐसे में बच्चे किताब निकाल लें और किताब निकाल करके उसमें तत्काल जो है आप निशान लगा लीजिए कि फला फला चैप्टर हमको पढ़ना है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे जो संस्कृत का चैप्टर है अब इसकी शुरुआत करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। आप लोग किताब अपने पास जरूर रखिए क्योंकि किताब अगर नहीं रखे रहेंगे तो समझ में आएगी। हम भी किताब लेंगे और किताब से देख करके संस्कृत आपको हम हिंदी बताएंगे और आप लोग जो है उस किताब से हिंदी उसका मैचिंग करते हुए पढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास किताब नहीं रहेगी हम कितना संस्कृत यहाँ से पढ़ाएं आपको समझ में नहीं आए, इसलिए किताब आप जरूर रखिए। ओके।